नमस्कार, स्वागत है आपका एजुकेशन विद संगमित्रा में। दोस्तों, आज सोशल साइंस के टॉप 30 क्वेश्चन लेकर आई हूँ और फुल एक्सप्लेनेशन रहेगी इसकी। तो दोस्तों बने रहे हमारे साथ। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं प्रतिशत के अनुसार पृथ्वी के वायुमंडल में कौन सा प्रमुख संगठक है ना। पृथ्वी के प्रतिशत के अनुसार पृथ्वी के वायुमंडल में कौन सा प्रमुख संगठक है, तो सबसे तो हीलियम है। हीलियम क्या है? हीलियम एक रासायनिक तत्व है, एक ऐसी गैस है जो मतलब ये रंगहीन है, एक गंधहीन है ना, स्वादहीन है और विषहीन भी इसको नाम दिया जाता है। तो ये हमारे वायुमंडल में सबसे कम गैस पाई जाती है ये। और उसके बाद देखते हैं ऑक्सीजन की मात्रा। हमारे वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा कितनी है? तो दोस्तों, ऑक्सीजन की मात्रा हमारे वायुमंडल में 20.9% है। ठीक है दोस्तों। इसके बाद हम देखते हैं कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितनी है। तो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितनी है? जीरो, सबसे कम ये है, 0.03% है हमारे वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड पाई जाती है। और वहीं बात करते हैं नाइट्रोजन की। तो नाइट्रोजन की मात्रा कितनी है? तो 78.88 भी बोल सकते हैं हम, 9 भी लिख सकते हैं। यहाँ पर 9 भी कई जगह हमें देखा गया है। तो दोस्तों, ये हमारा इस क्वेश्चन का ये हमारा ये नाइट्रोजन इसका आंसर हो गया। कि राज्यसभा में सदस्यों को कौन नामित करता है? नामांकित कौन करता है? तो नामांकित यानी कि राज्यसभा में सदस्यों को कौन नॉमिनेट करता है? नॉमिनेट कौन करता है? उपराष्ट्रपति करता है, या प्रधानमंत्री करता है, या सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश करते हैं, या राष्ट्रपति करते हैं? तो जो 12 सदस्यों को नॉमिनेशन करने की प्रक्रिया जो है वो कौन करता है? वो राष्ट्रपति चुनते हैं। यानी 12 सदस्य ऐसे होते हैं जो सामाजिक सोशल साइंस से रिलेटेड हों, है ना, लिटरेचर से रिलेटेड हों, या सोशल वर्कर से रिलेटेड हों। ऐसे व्यक्ति होंगे जिनको राष्ट्रपति अपने स्वेच्छा के अनुसार राज्यसभा में चुनकर भेज देगा। तो ये जो प्रक्रिया है वो किस आर्टिकल के द्वारा नॉमिनेट करता है? तो ये प्रक्रिया जो है ये भारत के संविधान के अनुच्छेद 80 के अनुसार, कितने अनुसार? अनुच्छेद जो है 80 के अनुसार, है ना, संविधान के अनुच्छेद 80 के अनुसार एवं चौथी अनुसूची के अंतर्गत राज्यसभा में सदस्यों को राष्ट्रपति द्वारा नामांकित किया जाता है। राष्ट्रपति द्वारा कुल 12 ऐसे सदस्यों को नॉमिनेट किया जाता है जो विशिष्ट क्षेत्र से विशेष संबंधित रखते हैं। जैसे राष्ट्रपति द्वारा उच्च सदन के सदस्यों को है ना नॉमिनेट किया जाता है। ये प्रावधान जो है वो कहाँ से लिया गया है? वो आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। तो ऐसे अब जो राज्यसभा में लोग जो होते हैं वो कितने साल के लिए चुने जाते हैं? वो 6 ईयर के लिए चुने जाते हैं। उनका कार्यकाल कितना होता है? 6 साल का कार्यकाल होता है। आगे देखते हैं दोस्तों, भारत का संविधान कब अपनाया गया? तो ये भारत का संविधान हमारे इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन जो है कब अपनाया गया था? लागू होने की बात नहीं कह रहे हैं, यहाँ पर अपनाने की बात कर रहे हैं कि भारत का संविधान जो है कब अपनाया गया। तो ऑप्शन देख लेते हैं। 26 नवंबर 1947, 26 नवंबर 1949, 26 जनवरी 1950, 15 अगस्त 1947। नहीं, देखो 15 अगस्त 1947 को क्या हुआ? हमारा देश आज़ाद हुआ था, है ना। और 26 जनवरी 1950 को क्या हुआ था? हमारा देश जो है संविधान बनकर तैयार भी हो गया और लागू हुआ था। हमारे संविधान कब लागू हुआ था? तो लागू हमारे संविधान 26 जनवरी 1950 को हो गया था। और अब अपनाया गया मतलब 26 नवंबर 1949। तो हमारा संविधान अपनाया गया यहाँ, ठीक है, 26 नवंबर 1949। लेकिन हमारा संविधान जो है लागू हो गया था अब तक जो चल रहा है, तो ये 26 जनवरी 1950 ये इसमें लागू हो गया था। तो दोस्तों, ये भी बता दूं मैं चलते चलते कि हमारा संविधान बनने में समय कितना लगा था। तो हमारे संविधान जो बनने में 2 साल 11 महीने और 18 दिन का समय लगा था, जिसमें 395 आर्टिकल थे टोटल, है ना, आर्टिकल थे, और 8 अनुसूचियां थी, शेड्यूल्स जिनको नाम देते हैं। और दूसरी बात क्या थी? पार्ट कितने थे? तो 22 पार्ट थे। सॉरी, अनुसूचियां जो हैं वो 8 थी और पार्ट 22 थे। तो निम्न में से किसे भारतीय
भारत के रियासतों को एकीकृत करने का निर्णायक भूमिका किसने निभाई है? तो ये ऑप्शन हम देख लेते हैं। ये डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, तो और आगे है जवाहरलाल नेहरू, नेक्स्ट है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सी राजगोपालाचारी, सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो दोस्तों इनके बारे में एक एक करके हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर हैं, वो संविधान निर्माता भी कहा जाता है इन्हें, और ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन रहे थे। तो ड्राफ्टिंग कमेटी की जो बनी थी वो 7 लोग थे, उसमें 7 मेंबर थे। तो उसके एक चेयरमैन डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। अब बात करते हैं जवाहरलाल नेहरू जी। जवाहरलाल नेहरू है पीएम थे, देश के प्रथम प्रधानमंत्री थे। और आगे हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, तो ये स्थायी सदस्य थे संविधान सभा के और प्रथम राष्ट्रपति थे। नेक्स्ट है सी राजगोपालाचार्य, तो स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे ये सी राजगोपालाचार्य। आगे देखते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल, तो सरदार वल्लभ भाई, हमारे ये क्वेश्चन का आंसर जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल है। तो इन्होंने इन भारत की रियासतों को एकीकृत करने की निर्णायक भूमिका निभाई थी। किसने निभाई थी? वल्लभ भाई। देखते हैं ऋग्वेद मूल रूप से निम्नलिखित में से किस भाषा में लिखा गया है? तो ऋग्वेद की रचना जो है वो किस भाषा में हुई है? तो ऑप्शन देख लेते हैं, पाली, प्राकृति, है ना, संस्कृत, ब्राह्मी। तो दोस्तों हम ऋग्वेद के बारे में थोड़ा सा बता देते हैं। ऋग्वेद जो है वो मूल रूप से संस्कृत भाषा में इसकी रचना की गई है। किस भाषा में? संस्कृत में हो गई है। ऋग्वेदिक काल जो है वो 1500 से लेकर 1000 तक इसका कार्यकाल माना जाता है, और इस दौरान ऋग्वेद की रचना की गई थी। ठीक है दोस्तों, 35,000 साल पहले। तो अन्य 3 जो वेद हैं, हमारे वेद कितने हैं? 4 वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद हैं और अथर्ववेद। तो 4 वेद हैं। तो सबसे पुराना वेद जो है हमारा वो ऋग्वेद ही है, और उत्तर वैदिक काल जो किया जाता उसमें हम ऋग्वेद को नहीं रखते। उत्तर वैदिक काल जो है 3 हमारे जो वेद हैं उनको रखते हैं, और सबसे पुराना वेद जो हमारा ऋग्वेद है। तो इसके बारे में थोड़ा सा और जान लेते हैं। इसी दौरान ऋग्वेद की रचना की गई थी, है ना, 3500 साल पहले। तो अन्य 3 वेद जो हैं वो उत्तर वैदिक काल की श्रेणी में रखे जाते हैं, जो कि संस्कृत भाषा में भी, उनको भी संस्कृत भाषा में ही लिखा गया है। तो ऋग्वेद जो है, ऋग्वेद में कुल 10 मंडल हैं। कितने मंडल हैं? 10 मंडल हैं इसमें। ऋग्वेद में 10 मंडल हैं, है ना। ऋग्वेदिक प्रशासनिक व्यवस्था मुख्यतः कबीली होती थी, है ना। ग्रामीण स्तरीय प्रधान ग्रामीण कहलाता था। ग्रामीण स्तर का जो प्रधान होता था उसको ग्रामीण कहलाते थे। और इस समय जब जनपद का उल्लेख नहीं मिलता था। तो ये भी ध्यान रखना कि ऋग्वेदिक काल में जनपद का कोई भी स्थान नहीं मिलता था। और गायत्री मंत्र भी हमें कहाँ मिलने को मिलता है? तो ऋग्वेद के 3रे मंडल में हमें देखने को मिलता है। तो ये था दोस्तों ऋग्वेद के काल में। तो ये इसकी मूल रचना जो थी वो संस्कृत भाषा में हुई थी। आगे देखते हैं, निम्न में से कौन सा बौद्ध धर्म के तीरत्नों में से नहीं है? तो बौद्ध धर्म के तीरत्न है, 3 रत्न है बौद्ध धर्म में, है ना। तो उसमें ये बताना है कि उसमें कौन सा नहीं है। नहीं का पूछा है दोस्तों। धम्म है, धम्म भी है, संघ भी है, बुद्ध भी है, लेकिन अहिंसा नहीं है। अहिंसा क्यों नहीं है? कि भगवान गौतम बुद्ध जो थे उन्होंने बौद्ध धर्म की स्थापना की थी, और सबसे पहला जो संदेश दिया था वो सारनाथ में दिया था, है ना। तो बौद्ध धम्म संघ ये तो तीरत्न है ही, बट अहिंसा जो शब्द है वो उन्होंने नहीं दिया है। यानी कि थे अहिंसक, लेकिन उन्होंने जो तीरत्न है उसमें अहिंसा शब्द नहीं देखने को मिला है। ठीक है दोस्तों, तो आगे देखते हैं। अनुसूचित जातियों के लिए कितने संसदीय निर्वाचन क्षेत्र आरक्षित किए गए हैं? तो अनुसूचित SC जो लोग हैं उनके लिए संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के लिए कितने आरक्षित किए गए हैं? ऑप्शन पढ़ लेते हैं। 47 है, 84 है, 74 है, 48 है। तो दोस्तों मैं बता देती हूँ आपको। तो हमारा इसका आंसर जो है वो 84 हो जाएगा। अगर बात करते
अनुसूचित जनजातियों की, तो अनुसूचित जनजातियों के लिए 47% रिजर्वेशन रखा हुआ है और एससीओ के लिए 84 रखा हुआ है। यहाँ पर एसटी में लिख दे रही हूँ, एसटी का रिजर्वेशन पार्लियामेंट में उसमें कितना है, पार्लियामेंट में, निर्वाचन क्षेत्र में, तो ये 47 है और 84 जो है वो एससी के लिए है, ठीक है, अनुसूचित जातियों के लिए। आगे देखते हैं, भारत के संविधान के अनुसार निम्न में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है, तो मौलिक अधिकार कौन सा नहीं है ये हमें बताना है। अब ऑप्शन पढ़ लेते हैं। शोषण के विरुद्ध अधिकार, धर्म की आज़ादी का अधिकार, संपत्ति के का अधिकार, शिक्षा का अधिकार। तो दोस्तों ये हम इसका आंसर जो है हमारा, है ना, तो नहीं है बोल रहे हैं, यानी फंडामेंटल राइट इनमें से कौन सा नहीं है, तो जो थर्ड ऑप्शन देखिए, संपत्ति का अधिकार, तो ये क्या है, एक लीगल राइट है। ये कैसा है, मैं लिख देती हूँ, एक लीगल राइट है, लीगल राइट, ठीक है, लीगल राइट है ये। तो ये जो है अमेंडमेंट हुआ था 44वां, ठीक है, 44वां संशोधन हुआ था, और ईयर कितनी थी, ईयर थी 1978। तब क्या हुआ था, इसको हटाकर 300A में रख दिया है अब इसको, ठीक है दोस्तों। तो ये अनुच्छेद 300A में पहुंचा दिया गया, तब 31 में था, है ना, जब 7 अनुच्छेद हमारे जो फंडामेंटल राइट्स जो थे वो 7 थे, और उसके बाद जब संपत्ति का अधिकार, मतलब कि कोई भी व्यक्ति कितनी भी संपत्ति रख ले, उसे कोई भी रोक टोक नहीं होती थी, लेकिन उस चीज़ को हटाकर क्या कर दिया गया है, संपत्ति के अधिकारों को हटा दिया गया है, और ये एक लीगल राइट बना दिया गया है, जो कि 44वें संविधान संशोधन हुआ है, और 1978 में तो 300A में इसको पहुंचा दिया गया है, ठीक है दोस्तों। अब देखते हैं ये शोषण के विरुद्ध अधिकार, तो ये शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद कितने आते हैं, 23 से लेकर 23 से और 24 ये अनुच्छेद है, ठीक है, शोषण के विरुद्ध अधिकार। अब धर्म की आज़ादी का अधिकार और शिक्षा का अधिकार, तो शिक्षा का अधिकार हम देखते थे, तो आर्टिकल 21A में है ये, राइट टू एजुकेशन का कितना है, 21 है। तो ये 2002 में ये अमेंडमेंट हुआ था, सॉरी 86वां अमेंडमेंट हुआ है, तो उसमें कहा गया है कि 14 से लेकर 6 से लेकर 14 साल के बच्चे को फ्री और कंपलसरी एजुकेशन दी जाएगी। तो ये किसका कर्तव्य है, ये राज्य का कर्तव्य होगा। तो दोस्तों आगे देखते हैं, विशेष रूप से निर्मित टैंकों और तालाब में मछलियों का प्रजनन कहलाता है। तो इसमें से ऑप्शन पढ़ लेते हैं, हॉर्टिकल्चर है, विटिकल्चर है, पिसिकल्चर है, सेरिकल्चर है। तो ये मछली की बात कर रहे हैं, तो मछली का मछली को इंग्लिश में कहते हैं फिश, ठीक है, फिश, और यहाँ पर फिश पिसिकल्चर है ना, तो यहाँ से हम ट्रिक निकाल सकते हैं, फिसिकल्चर, पिसिकल्चर, ऐसे याद करने में याद कर सकते हैं। तो मैं सारे ऑप्शन बता देती हूँ। हॉर्टिकल्चर जो है सब्जियों से रिलेटेड है, और विटिकल्चर अंगूर की खेती है, ठीक है, अंगूर की खेती जो होती है वो विटिकल्चर कहलाती है, और सेरिकल्चर जो है वो रेशम कहलाती है, रेशम की खेती कहलाती है, और जो मछलियों का तो हो ही गया पिसिकल्चर। तो दोस्तों ये क्वेश्चन कैसे लगे कमेंट करके ज़रूर बताइए।